बात 2025 की है। देवास में भोपाल रोड स्थित कॉलोनी वृंदावन धाम में किराए से रहने वाले बलवीर राजपूत ने बीएनपी थाने में फोन कर सूचना दी कि कॉलोनी के मकान नंबर 128 से तेज दुर्गंध आ रही है। उन्होंने बताया कि जिस कमरे से बदबू आ रही है उस कमरे का दरवाजा पिछले 10 महीने से बंद है और बाहर से ताला लगा हुआ है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अमित सोलंकी को अंदाजा हो गया कि मामला गंभीर है और वहां कुछ न कुछ गड़बड़ी जरूर है, क्योंकि इस तरह की सूचनाओं में अक्सर हत्या से जुड़ा मामला निकलता है। इसलिए टीआई अमित सोलंकी ने इसे गंभीरता से लिया। रवाना होने से पहले उन्होंने इसकी जानकारी अपने उच्च अधिकारियों को भी दे दी। पुलिस टीम के साथ वे तुरंत वृंदावन धाम कॉलोनी पहुंच गए। जिस मकान से बदबू आने की शिकायत मिली थी वह 2 मंजिला था। मौके पर पहुंचते ही टीआई और अन्य पुलिसकर्मियों ने भी कमरे से आ रही तेज दुर्गंध को महसूस किया, जिससे शक और भी गहरा गया। उस कमरे के ठीक बगल के 4 कमरों में बलवीर राजपूत अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रह रहा था। उसने पुलिस को बताया कि वह जुलाई 2024 से धीरेन्द्र श्रीवास्तव के इस मकान के एक हिस्से को किराए पर लेकर यहाँ रह रहा है। बलवीर ने आगे बताया कि बच्चों की पढ़ाई और परिवार की जरूरतों को देखते हुए उसे कुछ और कमरों की जरूरत थी। इसी वजह से उसने मकान मालिक धीरेन्द्र श्रीवास्तव से फोन पर संपर्क कर करीब 10 महीनों से बंद पड़े 2 कमरे भी किराए पर देने की विनती की थी। मकान मालिक धीरेन्द्र श्रीवास्तव ने बलवीर को बताया कि जिन कमरों की बात हो रही थी उनमें पहले संजय पाटीदार नाम का किराएदार रहता था। उसके कुछ घरेलू सामान अब भी अंदर रखा हुआ था और कमरे पर उसका ही ताला लगा था। संजय पिछले कई महीनों से किराया नहीं दे रहा था और बार बार बहाने बनाकर आने से टाल रहा था। कभी वह अपनी सास की तबीयत का हवाला देता है तो कभी किसी रिश्तेदार की मृत्यु का। धीरेन्द्र ने उसे कई बार संपर्क कर सामान हटाने को कहा था, लेकिन वह हर बार टाल मटोल करता रहा। आखिरकार धीरेन्द्र ने बलवीर को सलाह दी कि वह ताला तोड़कर कमरा खोल ले, सामान बाहर रख दे और कमरे को इस्तेमाल में ले आए। 8 जनवरी की रात बलवीर ने बंद पड़े कमरे का ताला तोड़ दिया। जब वह अंदर गया तो उसे वहां घरेलू सामान के बीच एक फ्रिज रखा हुआ मिला जो बिना उपयोग के चालू था। बिजली की खपत कम करने के इरादे से उसने फ्रिज का स्विच बंद कर दिया और कमरे की कुंडी लगाकर अपने हिस्से में जाकर सो गया। अगले दिन यानी 9 जनवरी की सुबह बलवीर ने उस कमरे की सफाई की। हालांकि उसने कमरे में रखे संजय पाटीदार के सामान को जैसे का तैसा रहने दिया और उसमें किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की। 10 जनवरी 2025 को दोपहर में बलवीर सिंह राजपूत को संजय पाटीदार के बंद कमरे से तेज दुर्गंध आने लगी। जब उसने कमरे की कुंडी खोली और अंदर जाकर देखा तो फ्रिज से खून रिस रहा था और बहुत तेज बदबू आ रही थी। यह देखकर बलवीर ने बिना देर किए तुरंत बीएनपी थाने को सूचना दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मौजूदगी में फ्रिज खोला। जैसे ही दरवाजा खोला गया उसमें से एक चादर में लिपटी हुई चीज बाहर गिर गई। जब पुलिस ने वह चादर हटाई तो उसमें एक महिला की लाश मिली। जैसे ही शव को बाहर निकाला गया पूरे कमरे में सड़ी गली बदबू फैल गई। मृतका की उम्र लगभग 30 से 35 साल के बीच लग रही थी। जांच में पता चला कि वह महिला संजय पाटीदार के साथ रहने वाली प्रतिभा उर्फ पिंकी थी। उसके गले में दुपट्टा कसा हुआ था और हाथ बंधे हुए थे, जिससे साफ था कि उसकी हत्या की गई थी। पुलिस ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में पूरे मकान की अच्छी तरह तलाशी ली, लेकिन वहां से कोई आपत्तिजनक सामान नहीं मिला। सिर्फ संजय पाटीदार और मृतका प्रतिभा उर्फ पिंकी की कुछ फोटो और दस्तावेज मिले। इसी दौरान एसपी पुनीत गहलोत, एएसपी जयवीर भदौरिया, प्रेस फोटोग्राफर और फिंगरप्रिंट टीम के सदस्य भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने घटना स्थल का मुआयना किया और जांच टीम को जरूरी निर्देश दिए। इसके बाद एसपी पुनीत गहलोत वहां से लौट गए। देखते ही देखते यह खबर पूरे वृंदावन धाम कॉलोनी में फैल गई कि एक महिला की हत्या कर दी गई है। थोड़ी ही देर में बड़ी संख्या में लोग घटना स्थल पर जमा हो गए। पुलिस ने जब आसपास रहने वाले पड़ोसियों से पिंकी की हत्या को लेकर सवाल किए तो सभी ने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। हालांकि उन्होंने यह जरूर बताया कि मार्च 2024 के बाद किसी ने भी पिंकी को कॉलोनी में नहीं देखा था। जब किसी पड़ोसी ने संजय पाटीदार से पिंकी के बारे में पूछा तो वह यही जवाब देता था कि उसकी मां को हार्ट अटैक आया है, इसलिए पिंकी उनकी देखभाल के लिए अपने मायके चली गई है। पुलिस को अब पूरा यकीन हो गया था कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। मामला संदेहास्पद था।
इसलिए पुलिस का शक सीधे संजय पाटीदार पर जाकर टिक गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए मौके पर मौजूद थाना प्रभारी ने तुरंत उज्जैन से फोरेंसिक टीम को बुलवाया। टीम की 2 महिला अधिकारियों ने घटनास्थल और मृत महिला की लाश का सावधानी पूर्वक निरीक्षण किया और जरूरी सबूत जुटाए। इसी दौरान पुलिस ने मौके की पूरी कार्रवाई पूरी की और फिर मृतका का शव पोस्टमार्टम के लिए देवास जिला अस्पताल भिजवा दिया। इस जघन्य हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए एसपी पुनीत गहलोत ने विशेष टीम गठित की, जिसमें एएसपी जयवीर भदौरिया, टीआई अमित सोलंकी, क्राइम ब्रांच और साइबर सेल की टीमें शामिल थीं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस को संजय पाटीदार और मृतका पिंकी के संबंधों को लेकर कई चौंकाने वाली बातें पता चली। तफ्तीश में खुलासा हुआ कि पिंकी संजय की पत्नी नहीं थी, बल्कि वे दोनों पिछले 5 सालों से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। संजय से पहले पिंकी ने साल 2016 में राजस्थान के सुभाष माहेश्वरी से प्रेम विवाह किया था। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन जल्द ही उनके रिश्तों में खटास आने लगी। पिंकी को शादी के बाद एक शानदार और आरामदायक जीवन की उम्मीद थी, लेकिन जब वैसा कुछ नहीं हुआ तो वह सुभाष से लगातार नाराज रहने लगी। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे, जिससे दोनों के बीच दूरियां बढ़ती गईं। सुभाष ने रिश्ते को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। आखिरकार 2017 में दोनों अलग हो गए और पिंकी अपने पैतृक शहर उज्जैन लौट आई। पिंकी की जिंदगी किस मोड़ पर जाएगी, यह शायद खुद उसे भी नहीं पता था, लेकिन इतना जरूर था कि वह अपनी मर्जी से बिना किसी रोक टोक के आजाद जिंदगी जीना चाहती थी। पति से अलग होने के बाद वह मायके आ गई, लेकिन उसका यह फैसला उसके परिवार को, खासकर उसके पिता और भाई को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। पिंकी के स्वभाव में जिद थी, वह किसी की बात मानने की बजाय अपनी ही चलाया करती थी। उसकी यही अड़ियल सोच और बगावती रवैया धीरे धीरे घर वालों से उसकी दूरी बढ़ाता गया। आखिरकार तंग आकर उसके परिवार ने भी उससे पूरी तरह से किनारा कर लिया। ऐसी हालात में पिंकी ने उज्जैन में ही अपने घर के पास एक किराए का कमरा ले लिया और वहीं रहने लगी। कुछ समय बाद उसकी मुलाकात संजय पाटीदार से हुई। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। पिंकी को किसी सहारे की जरूरत थी और संजय को पिंकी की खूबसूरती और उसके अंदाज ने आकर्षित कर लिया। जल्द ही दोनों एक साथ रहने लगे। पिंकी ने अपने आस पड़ोस के लोगों को संजय का परिचय अपने पति के रूप में दिया था, जबकि असल में दोनों सिर्फ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। 10 जनवरी 2025 की दोपहर जब महिला की पहचान पिंकी के रूप में हो गई, तब पुलिस के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती थी उसके साथ रहने वाले संजय पाटीदार को जल्द से जल्द पकड़ना। एसपी पुनीत गहलोत ने इस जिम्मेदारी एएसपी जयवीर भदौरिया को सौंपी। एएसपी ने टीम के साथ मिलकर संजय के सभी संभावित ठिकानों की तलाश शुरू कर दी। कुछ ही घंटों में सुराग मिलते गए और उनकी सूझबूझ से संजय पाटीदार को उज्जैन के मौलाना गांव से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद उसे देवास लाया गया, जहां आगे की पूछताछ की जानी थी। इस हत्या का रहस्य सामने आने के बाद पहली गिरफ्तारी संजय पाटीदार की हुई थी। उसे देवास के बैंक नोट प्रेस थाने लाकर पूछताछ शुरू की गई। शुरुआत में संजय पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने मनोवैज्ञानिक तरीके से दबाव बनाया और लगातार सवाल किए, तो आखिरकार वह टूट गया। उसने कबूल किया कि 2 मार्च 2024 को उसने अपने दोस्त विनोद दब्बे के साथ मिलकर प्रतिभा उर्फ पिंकी की हत्या की थी। हत्या के बाद दोनों ने लाश को चादर में लपेटकर घर में रखे फ्रिज में छुपा दिया था। पूछताछ में जो वजह सामने आई, वह लिव इन रिलेशनशिप में उपजे तनाव और टूटते रिश्तों की एक चौंकाने वाली कहानी थी। संजय पाटीदार मूल रूप से मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के मौलाना गांव का रहने वाला था। जब वह युवावस्था में पहुंचा तो उसके माता पिता ने उसकी शादी कर दी। उसकी पत्नी उसके साथ उज्जैन में ही रहने लगी और कुछ ही समय में वह 2 बच्चों की मां बन गई। संजय उज्जैन की अनाज मंडी में काम करता था और उसका काम अच्छा चल रहा था। जो भी पैसे वह कमाता, उसमें से कुछ अपने पिता को भी भेजता था। कुछ समय बाद उसने मंडी का काम छोड़ दिया और फ्रीगंज इलाके में मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी का अपना ऑफिस शुरू किया। इसी कंपनी में प्रतिभा उर्फ पिंकी भी काम करती थी। यहीं दोनों की पहली मुलाकात हुई। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती चली गई और यह दोस्ती प्यार में बदल गई। इसके बाद दोनों ने साथ रहने का फैसला किया और लिव इन रिलेशनशिप में आ गए।
उज्जैन में संजय ने पहले विवेकानंद कॉलोनी, अन्नपूर्णा नगर और तिरुपति धाम जैसे इलाकों में किराए पर कमरे लेकर पिंकी को अपने साथ रखा था। लेकिन जब उसकी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी का काम ठीक से नहीं चला तो उसने वह काम छोड़ दिया। इसके बाद साल 2023 में संजय ने प्रतिभा उर्फ पिंकी को उज्जैन से देवास ले आया। वहां उसने वृंदावन धाम कॉलोनी में धीरेन्द्र श्रीवास्तव के मकान का एक हिस्सा किराए पर लेकर रहना शुरू किया। धीरेन्द्र इंदौर में रहते थे, इसलिए मकान खाली था। देवास आने के बाद संजय ने परिवार चलाने के लिए शहर की मंडी में काम शुरू किया, जबकि पिंकी घर पर रहकर सिलाई का काम करने लगी। वह कॉलोनी की महिलाओं के कपड़े सिलती थी। यहाँ भी जब पड़ोसियों ने उसके पति के बारे में पूछा तो पिंकी ने संजय को अपना पति बताया। कुछ पड़ोसियों से बातचीत में उसने यह भी बताया था कि देवास आने से पहले उसका 1-2 साल का बेटा था, जिसकी निमोनिया के इलाज के दौरान मौत हो गई। कॉलोनी में रहने वाले लोगों से जब पुलिस ने पूछताछ की तो सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर जताई गई कि संजय और पिंकी दरअसल शादीशुदा नहीं थे, जबकि पिंकी ने संजय को अपना पति बताकर सबको यही यकीन दिलाया था। पड़ताल में यह भी सामने आया कि पिंकी अपनी आजीविका चलाने के लिए घर पर देवताओं की मूर्तियों की सुंदर सुंदर पोशाकें सिलने का काम करती थी। वह मेहनती थी और आसपास के लोग उसके हुनर की तारीफ करते थे। संजय और पिंकी के बीच झगड़े की असल वजह भी सामने आई। पिंकी उस पर लगातार शादी का दबाव बना रही थी, जबकि संजय पहले से शादीशुदा होने के कारण ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहता था। यही तनाव धीरे धीरे उनकी रिश्ते में दरार और फिर हत्या की वजह बना। पुलिस जांच में यह भी पता लग गया कि प्रतिभा उर्फ पिंकी का अपने परिवार से पिछले 7 वर्षों से कोई संपर्क नहीं था। 11 जनवरी 2025 को जब पुलिस ने उसके परिवार को बुलाया तो वे देवास पहुंचे और शव की पहचान की। उन्होंने पुष्टि की कि मृतका प्रतिभा उर्फ पिंकी प्रजापति ही है। परिवार वालों ने बताया कि वर्ष 2016 में पिंकी ने राजस्थान के सुभाष माहेश्वरी से उनकी मर्जी के खिलाफ लव मैरिज की थी। उसी समय से उन्होंने पिंकी से संबंध खत्म कर लिए थे और फिर कभी कोई संपर्क नहीं रखा। पुलिस को पड़ोसियों से यह भी पता चला कि बलबीर सिंह चौहान से पहले इस मकान में जुलाई 2023 से जून 2024 तक संजय पाटीदार और पिंकी साथ रहते थे। हालांकि पड़ोसियों को दोनों के रिश्ते की असलियत या किसी अनहोनी की भनक तक नहीं थी। सभी यही समझते थे कि वे पति पत्नी हैं। किसी को यह अंदाजा नहीं था कि संजय पाटीदार इतना बेरहम और क्रूर हो सकता है कि वह अपनी ही साथी की हत्या कर देगा। संजय पाटीदार ने जब पुलिस पूछताछ में अपना जुर्म कबूल किया तो उसने पूरी घटना की विस्तार से जानकारी दी। उसने बताया कि पिंकी उसके दोस्त विनोद दवे को भी जानती थी, इसलिए जब उनके बीच विवाद हुआ तो विनोद भी कमरे में मौजूद था। पूछताछ में संजय ने कहा कि उस दिन ही पिंकी शादी को लेकर जोर दे रही थी। संजय ने उसे यह कहकर समझाने की कोशिश की कि वह पहले से शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं, लेकिन पिंकी मानने को तैयार नहीं थी। विनोद ने भी उसे समझाने की कोशिश की, मगर पिंकी गुस्से में आ गई और दोनों को भद्दी भद्दी गालियां देने लगी। पिंकी की बदजुबानी और लगातार दबाव ने संजय को बुरी तरह परेशान कर दिया। गुस्से में आकर उसने पिंकी का दुपट्टा पकड़ा और उसी से उसका गला घोंट दिया। पिंकी ने जब शोर मचाने की कोशिश की तो विनोद ने उसका मुंह दबा दिया, जिससे वह पूरी तरह बेहोश हो गई और दम घुटने से उसकी मौत हो गई। फिर संजय पाटीदार ने अपने मित्र विनोद की मदद से पिंकी के दोनों हाथ बांध दिए। इसके बाद उन्होंने फ्रिज की सभी ट्रे निकाल दी ताकि शव को उसमें रखा जा सके। चादर में लिपटी लाश को दोनों ने मिलकर फ्रिज में ठूंस दिया और फ्रिज को हाई कूलिंग मोड पर सेट कर दिया, जिससे दुर्गंध बाहर ना आ सके। पूछताछ और रिमांड के दौरान पुलिस ने तमाम पहलुओं की जांच की, सभी जरूरी सबूत इकट्ठे किए और गवाहों के बयान दर्ज किए। जब संजय पाटीदार की रिमांड अवधि पूरी हो गई तो पुलिस ने उसे दोबारा कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जो संजय पाटीदार बाहर से शांत और भोला भाला दिखता था, असल में वह एक क्रूर अपराधी निकला। अब वह अपने गुनाहों की सजा काटने के लिए सलाखों के पीछे है। और आज की दूसरी कहानी महाराष्ट्र के सोलापुर की है। ये बात 2025 की है। सोलापुर में एक थाना आता है, बार्शी पुलिस स्टेशन। 26 जनवरी 2025 गणतंत्र दिवस के दिन बार्शी शहर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। पुलिस निरीक्षक बालाजी कुकड़े सुबह झंडारोहण के कार्यक्रम में शामिल हुए और पूरे दिन शहर में शांति बनाए रखने के काम में लगे रहे। लेकिन दोपहर करीब 4 बजे एक खबर आई जिसने सबको चौंका दिया। खबर थी
कि अलीपुर रोड के पास एक ज्वार के खेत में एक महिला का शव पड़ा है। खबर मिलते ही पुलिस निरीक्षक कुकड़े अपनी टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे। वहां का नजारा बहुत ही चौंकाने वाला और दुखद था। शव की हालत देखकर साफ हो गया था कि महिला की मौत को कई दिन बीत चुके थे। शरीर बुरी तरह सड़ चुका था, हाथ पैर टूटे हुए थे, चेहरा पहचानने लायक नहीं बचा था और आसपास तेज बदबू फैली हुई थी। पहली नजर में ही ये समझ आ गया कि पहचान कर पाना आसान नहीं होगा। फिर भी पुलिस ने पूरे इलाके को ध्यान से तलाशा, इस उम्मीद में कि शायद कोई सुराग मिल जाए। शव के पास से एक स्कार्फ, पैंजन और कुछ टूटी हुई चूड़ियां मिली। पुलिस ने मौके की पूरी जांच की और आसपास के लोगों से पूछा कि क्या वे इस महिला को पहचानते हैं, लेकिन वहां किसी ने भी उसे नहीं पहचाना। इसके बाद सहायक पुलिस निरीक्षक बाला साहेब जाधव ने जांच की जिम्मेदारी संभाली। सबसे पहले उन्होंने सोलापुर जिले के सभी पुलिस थानों को खबर भेजी कि क्या हाल ही में किसी महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई है। हालांकि जिले के किसी भी थाने से ऐसी कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं मिली। इससे जांच कुछ समय के लिए रुक गई। इसी दौरान पुलिस के मुखबिरों ने जानकारी जुटानी शुरू की। अलग अलग इलाकों से खबरें आने लगी। तभी एक अहम सुराग मिला। बताया गया कि अलीपुर रोड पर एक महिला पिछले कुछ महीनों से किराए के घर में रह रही थी, लेकिन कुछ दिनों से वह दिखाई नहीं दे रही है। जैसे ही पुलिस को यह खबर मिली, उन्हें यकीन हो गया कि यह सुराग बेहद अहम है। अब जांच उसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ने लगी जहां से पूरे मामले की गुत्थी सुलझने की उम्मीद थी। पुलिस ने पता लगाया कि अलीपुर रोड पर रहने वाली महिला 10 जनवरी से लापता है और वह धाराशिव जिले के घाटंगरी गांव की रहने वाली है। इस जानकारी से जांच को एक ठोस दिशा मिल गई। पुलिस ने तुरंत धाराशिव ग्रामीण पुलिस स्टेशन से संपर्क किया। वहां से पुष्टि हुई कि घाटंगरी गांव की रहने वाली एक महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है। महिला का नाम अर्चना शिंदे था। वह विवाहित थी और कुछ दिन पहले बिना कुछ बताए घर से चली गई थी। उसके पति विनोद शिंदे ने इस बारे में मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। गांव से मिली जानकारी ने जांच को और मजबूत कर दिया। पता चला कि अर्चना खेतों में मजदूरी करने जाती थी और रोजाना एक तय जीप से सफर करती थी। इस दौरान उसकी जान पहचान एक जीप चालक से हो गई थी, जिससे वह अक्सर बात करती थी। गांव के कई लोगों ने उन्हें साथ में देखा भी था। पुलिस को शक हुआ कि यही शख्स इस मामले की कड़ी हो सकता है। पुलिस ने नितिन जाधव का मोबाइल नंबर लेकर उसका कॉल रिकॉर्ड निकलवाया। जब कॉल डिटेल्स सामने आई तो नितिन की सच्चाई खुलने लगी। जांच में पता चला कि नितिन और अर्चना के बीच अक्सर लंबी लंबी बातचीत होती थी। दोनों के बीच घंटों बातें होती थी, जिससे साफ था कि नितिन ने झूठ बोला था। इस जानकारी के बाद पुलिस का शक और गहरा हो गया। उन्होंने नितिन जाधव को दोबारा पूछताछ के लिए तलब किया। पुलिस ने नितिन का मोबाइल नंबर सर्विस प्रोवाइडर को भेजकर उसके कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स मंगवाए। जब रिपोर्ट सामने आई तो एक बड़ा खुलासा हुआ। नितिन का यह कहना कि वह अर्चना को नहीं जानता पूरी तरह से झूठ था। रिकॉर्ड्स से साफ हो गया कि नितिन और अर्चना के बीच लगातार और लंबे समय तक बातचीत होती रही थी। दोनों ने कई बार घंटों तक फोन पर बात की थी। यह तकनीकी साक्ष्य नितिन की कहानी से मेल नहीं खा रहे थे। इन सब बातों से पुलिस को नितिन पर शक हो गया। फिर क्या था? पुलिस ने उसे दोबारा बुलाया और इस बार अच्छे से थोड़ी सख्ती से पूछताछ शुरू कर दी। जब पुलिस ने नितिन को उसके मोबाइल की कॉल डिटेल्स और सबूत दिखाए तो उसका चेहरा उतर गया। पहले तो उसने कुछ बोलने से बचने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने सारा रिकॉर्ड उसके सामने रखा तब वो टूट गया। नितिन जाधव द्वारा अपराध स्वीकार किए जाने के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज किया और उसे न्यायालय में पेश किया। अदालत ने उसे 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। धाराशिव जिले में एक गांव है घाटंगरी। इस गांव में 35 वर्षीय नितिन प्रभु जाधव नाम का एक युवक रहता था। वह विवाहित था और जीप चालक के रूप में काम करता था। गांव की महिला मजदूरों को खेतों तक छोड़ने का काम वह करता था। उसकी जीप में कई महिलाएं आना जाना करती थी। उन्हीं में गांव की 32 वर्षीय अर्चना विनोद शिंदे भी काम पर जाने के लिए उसकी जीप से सफर करती थी। वह भी विवाहित थी। अर्चना का स्वभाव मिलनसार और बातूनी था। वह दिखने में भी सुंदर थी। स्वाभाविक रूप से नितिन की नजरें उसकी ओर बार बार जाने लगी। उसके बातूनी स्वभाव के चलते दोनों की पहचान धीरे धीरे बढ़ने लगी। इसी दौरान
नितिन ने अर्चना से उसका मोबाइल नंबर ले लिया और उसने भी बिना झिझक उसे नंबर दे दिया। इसके बाद नितिन जब चाहे तब उससे बात करने लगा। दोनों की बातें लंबी चलने लगी। अर्चना का स्वभाव खुला था, इसलिए नितिन ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसे बाहर मिलने के लिए बुलाया। अर्चना ने भी तुरंत हाँ कह दी। दोनों की मुलाकात हुई, साथ में होटल में खाना पीना हुआ और फिर उन्होंने एक कमरे में जाने का फैसला किया। अर्चना इसके लिए पहले से ही तैयार थी। दोनों ने एकांत में एक दूसरे को वो सुख दिया और लिया जिसकी उन्हें चाह थी। अपनी इच्छाएं पूरी करने के बाद वे बाहर निकले। धीरे धीरे उनका रिश्ता और भी गहरा होता चला गया। बाहर नितिन को अर्चना से शारीरिक सुख मिल रहा था, जिससे वह काफी खुश था। घर में पत्नी और बाहर अर्चना दोनों से मिलने वाले सुख के कारण नितिन का मन सातवें आसमान पर था। यह उसके लिए दोनों औरतों को साथ साथ चलाने का एक खेल बन चुका था। धीरे धीरे अर्चना नितिन के लिए भावनात्मक रूप से और ज्यादा जुड़ती गई। उसका पति रोज शराब पीकर घर आता और सीधा सो जाता। उसे पति से वह सुख नहीं मिल रहा था जो अब नितिन से मिलने लगा था। ऐसे में अर्चना ने नितिन पर दबाव डालना शुरू किया कि वे दोनों एक साथ रहें। उसने कहा कि वह अपने पति को छोड़कर उसके साथ रहने को तैयार है। जब एक औरत किसी के लिए अपना घर छोड़ने को तैयार होती है तो किसी भी मर्द का अहंकार तृप्त होता है। नितिन भी खुश हो गया और उसने हामी भर दी। एक दिन अर्चना सचमुच अपने कपड़े लेकर नितिन की जीप में आकर बैठ गई और कहा, मैं घर छोड़कर आ गई, अब हम दोनों साथ रहेंगे। अर्चना ने नितिन से साफ साफ कहा, लेकिन सच्चाई ये थी कि नितिन अपनी पत्नी को छोड़ने के बिल्कुल मूड में नहीं था। उसका घर परिवार ठीक चल रहा था और समाज में भी उसकी एक अच्छी प्रतिष्ठा थी। ऐसे में अर्चना को अपने घर में रखना उसके लिए संभव नहीं था। इस स्थिति को समझते हुए नितिन ने एक फैसला लिया। उसने ठान लिया कि वह अर्चना को बार्शी ले जाएगा। उसका विचार था कि अगर साथ रहना है तो इस तरह रहो कि किसी को कानों कान खबर न हो। पत्नी भी बनी रहेगी और अर्चना भी उसकी जिंदगी में बनी रहेगी। इसी सोच के चलते नितिन ने बार्शी के अलीपुर रोड पर एक किराए का घर लिया और अर्चना को वहां रख दिया। नितिन हर 3-4 दिन में एक बार अर्चना से मिलने आता था। शुरुआत में अर्चना खुश थी, लेकिन धीरे धीरे उसे यह बात चुभने लगी कि नितिन उसके साथ स्थायी रूप से नहीं रह रहा। उसे लगने लगा कि अगर नितिन उससे शादी कर ले तो शायद वह पूरी तरह उसके साथ रहने लगे। इसी सोच के साथ पिछले 1 महीने से अर्चना ने नितिन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। तू मुझे अपने घर ले चल, हम पति पत्नी की तरह रहेंगे। मैं तो अपने पति को छोड़कर तेरे लिए आई हूँ। लेकिन नितिन इसके लिए तैयार नहीं था और यही बात उनके रिश्ते में तकरार की वजह बनने लगी। दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए। कभी कहासुनी, कभी रोना धोना, तो कभी गुस्से का सामना। एक दिन अर्चना ने नितिन को साफ साफ धमकी दे दी, तू साफ बता, क्या तू मुझे अपने घर ले जाएगा या नहीं? नितिन थोड़ा घबरा गया, लेकिन शांत लहजे में बोला, तू अपने पति को छोड़कर आई, अगर अब तू मेरे साथ रहने लगी तो गांव में बातें फैलेंगी, मेरी बदनामी होगी, लोग तरह तरह की बातें करेंगे। मेरा भी तो घर है, मेरी पत्नी है, वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। इससे अच्छा है कि तू यहीं इस किराए के घर में रहो जैसे अब तक रह रही है। इस पर अर्चना गुस्से में आ गई और बोली, अगर तू मुझे अपने घर नहीं ले गया तो मुझे कोई और रास्ता नहीं दिखता। फिर जो होगा उसकी जिम्मेदारी सिर्फ तेरी होगी। फिर देख, पुलिस तुझे गिरफ्तार करेगी, केस टलेगा और तू जेल जाएगा। इससे अच्छा है कि मुझे अपनाकर अपने घर ले चल। लेकिन नितिन फिर भी नहीं माना। उसने साफ मना कर दिया। उसे न तो अर्चना की जिम्मेदारी लेनी थी, न ही उसके जज्बातों की कोई कदर थी। 10 जनवरी 2025 को नितिन बार्शी में अर्चना से मिलने गया था। उस मुलाकात में अर्चना ने पहले की तरह शारीरिक संबंध बनाने से इनकार कर दिया। उसका मन अब केवल एक स्थायी रिश्ता चाहता था। वह स्पष्ट रूप से महसूस करने लगी थी कि जब तक नितिन उसे अपने घर में जगह नहीं देता, तब तक यह संबंध अधूरा है। अर्चना की इस बदलती मांग ने नितिन को परेशान कर दिया। उसे लगने लगा था कि अब यह रिश्ता उसके लिए बोझ बनता जा रहा है। धीरे धीरे उसके मन में यह विचार आने लगा कि इससे छुटकारा पाने का एकमात्र रास्ता इसे हमेशा के लिए खत्म करना है। उसने शांतिपूर्वक अर्चना को समझाकर अपने विश्वास में लिया। उसे भरोसा दिलाया कि वह उसे जल्द ही अपने घर लेकर जाएगा। उसने यह भी कहा कि रास्ते में वे एक साथ खाना खा लें। अर्चना सहमति जताकर उसके साथ निकल पड़ी। नितिन उसे बार्शी के अलीपुर रोड के पास एक सुनसान खेत में ले गया।
कुछ समय साथ बिताने के बाद उसने अचानक ही उस पर हमला कर दिया और उसका जीवन समाप्त कर दिया। उसने शव को वहीं छोड़ दिया और ऐसे व्यवहार करने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वह वापस अपने गांव लौट आया और रोज की तरह कामकाज में लग गया। इस घटना को कई दिन बीत चुके थे। नितिन जाधव अब निश्चिंत होकर सामान्य जीवन जी रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन हकीकत यह थी कि मामला अब भी पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। अर्चना की मौत के बाद कई दिन तक पुलिस के पास कोई ठोस सुराग नहीं था। लेकिन जब शव की हालत देखी गई और मोबाइल कॉल रिकॉर्ड सामने आए तो केस में जान आ गई थी। नितिन को हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने एक एक करके उससे पूरी सच्चाई उगल। अर्चना और नितिन का रिश्ता छिपा हुआ था और जब उसमें दबाव, धोखा और लालच शामिल हो गए तो वही रिश्ता उसकी जान का कारण बना। ऐसे छिपे हुए संबंध अक्सर बर्बादी की ओर ले जाते हैं। नितिन ने अपने परिवार, समाज और खुद से भी धोखा किया। उसने दोहरा जीवन जीने की कोशिश की और आखिर में सच सामने आ ही गया। अर्चना को नितिन पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए था। किसी से भी रिश्ता बनाते वक्त समझदारी और सतर्कता बहुत जरूरी है। अर्चना ने जब नितिन को धमकी दी कि वो उसकी पत्नी को सब बता देगी तो उसने उस डर से अपराध कर डाला। बात को समझदारी से सुलझाना ही बेहतर होता। नितिन का एक फैसला हत्या ने उसके पूरे भविष्य को खत्म कर दिया। अब न परिवार रहेगा, न इज्जत, न आजादी। हमारा उद्देश्य ये है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक अहम चेतावनी है जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।